Hey, this is Kuldeep Singh. Welcome to our Biology with Kuldeep. I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे डियर स्टूडेंट्स। कल हमने साइंस या विज्ञान की जो शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, उनके बारे में हमने पढ़ लिया था, उनकी परिभाषाओं के बारे में हमने जान लिया था। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो हमारे बायोलॉजी वाले पोर्शन से है और ये क्लास 9th में ही इसका पहला चैप्टर है बायोलॉजी में। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक घर बनाने के लिए हमें ईंट, बजरी, बजरपोट, सीमेंट, सरिया, इन सब की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी प्रकार से हमें घर बनाने के लिए इतनी सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार से जिस तरह से ईंट मिलाकर एक घर का निर्माण करती है, उसी प्रकार से हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ है वो एक एक कोशिकाओं के मिलने से हुआ है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है कोशिका, जिसे हम सेल बोलते हैं। कोशिका की अगर हम बात करें तो हमारा जो पहला क्लास 9th में जो बुक है, उस बुक में पहला चैप्टर भी यही है कि जीवन की मूलभूत संरचना या मूलभूत इकाई कोशिका। कोशिका की अगर हम बात करें बेटा, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक थे। उनके लिए कोशिका की खोज का श्रेय जाता है। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की। इन्होंने कॉर्क को एक सूक्ष्मदर्शी, कॉर्क के टुकड़े को सूक्ष्मदर्शी पे लगाया तो इन्होंने देखा कि इन्हें बहुत सारी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, जो संरचनाएं एक मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दे रही थी। और इन कोशिकाओं को ही इन्होंने नाम दिया सेलुला। अर्थात कोष्ठक जो दिखाई दिए, उन कोष्ठकों को नाम दिया इन्होंने सेलुला, और सेलुला शब्द से ही सेल शब्द या सेल टर्म आया। अर्थात हम ये बात कर सकते हैं कि अगर हम कोशिका की वन लाइन डेफिनेशन की बात करें कि वन लाइन डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो हम कह सकते हैं कि जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यहाँ दो शब्द आए हैं, पहला है संरचनात्मक, दूसरा है एवं क्रियात्मक। इकाई कोशिका कहलाती है। हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे कोई बिल्डिंग बनी, उस बिल्डिंग के बनने के लिए वो एक बिल्डिंग है, जब तक एक संरचना, एक स्ट्रक्चर तैयार कर दी गई। जब हम उसमें रहेंगे या जब वो क्रियान्वयन हो जाती है, जब वो क्रिया करने लगती है, तो वे हम कह सकते हैं कि एक क्रियात्मक इकाई के तौर पर वे काम करने लगी। जब तक वो केवल खाका कोई ढांचा बन के तैयार हो रहा था तो एक उसकी संरचना बना के तैयार कर दी गई। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब उसमें आए और उसमें काम काज शुरू हो गए, तो यानी कि वे क्रियात्मक एक वर्क यानी कि एक फंक्शनल वर्क करने लगी। तो हम कह सकते हैं कि वह क्रियात्मक रूप से, सुचारू रूप से चल रही है। इसी प्रकार से कोशिकाएं जो हैं पहले संरचना बनाती हैं, एक संरचना तैयार होती है, एक ह्यूमन शरीर की ही अगर हम बात करें, और उस संरचना से फिर आगे चल के वही संरचना आपस में मिलती हुई चली जाती हैं और एक जीव, एक शरीर का निर्माण करती हैं। तो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है।
1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। इन्होंने कुछ कोष्ठक देखे, कॉर्क को इन्होंने टुकड़े को सूक्ष्मदर्शी पे लगा के देखा तो उन्होंने कुछ जैसे मधुमक्खी के छत्ते में संरचनाएं दिखाई देती हैं उस प्रकार की संरचनाएं दिखाई दी, जिन्हें नाम दिया इन्होंने सेलुला, जिसे हिंदी में कोष्ठक बोला, और सेलुला से ही सेल टर्म आया। इसके बाद हम आगे और भी है कि 1829 में 1838 में स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक आए और इन्होंने अपनी बात को रखा कि किस प्रकार से ये कोशिकाएं अपना अपना कार्य करती हैं। लेकिन 1856 में एक बिरचोव नाम के वैज्ञानिक आए जिन्होंने सेल थ्योरी को प्रतिपादित किया। सेल थ्योरी अर्थात इन्होंने ये बोला कि जीव की क्रियात्मक या संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, लेकिन प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से ही बनी हुई होती है। हमें ये पता है कि हमारे बॉडी में लाखों सेल्स प्रतिदिन डैमेज होती हैं, प्रतिदिन मरती हैं और प्रतिदिन लाखों सेल्स जन्म लेती हैं। तो हम ये कह सकते हैं इन्होंने उसी सिद्धांत को प्रतिपादित किया कि एक दिन में लाखों सेल्स डैमेज हो रही हैं, एक दिन में लाखों सेल्स बन रही हैं। तो एक जो बिरचोव नाम के वैज्ञानिक आए 1856 में, इन्होंने बोला कि जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है और प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से ही मिलकर बनी हुई होती है। यही कोशिका सिद्धांत था। इसके बाद हम बात करते हैं कोशिका। कोशिका को अगर हम दृष्टि के तौर पर देखें तो कोशिका के 3 भाग हैं मुख्यतः। कोशिका को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला है कोशिका झिल्ली, दूसरा है कोशिका द्रव्य, और तीसरा है केंद्रक। हम कोशिका झिल्ली की बात करें तो यह सबसे बाह्य आवरण है। यह सबसे बाह्य आवरण है, किसी कोशिका के बाहर का आवरण है जो पतली होती है, झिल्ली नुमा होती है। यह कोशिका झिल्ली कहलाती है। कोशिका द्रव्य की अगर हम बात करें तो यह जीव द्रव्य का ही भाग है और ये इस झिल्ली के अंदर रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम एक बलून को ले लें, उस बलून में गुब्बारे में पानी भरा हुआ है। हम सपोज हम मान सकते हैं कि उस जो गुब्बारा है उसमें पानी भरा है, तो उस जो सबसे बाहर का एक आवरण है वो कोशिका झिल्ली है, जिसे हमने सेल मेम्ब्रेन बोला। कोशिका द्रव्य है, उसमें जो हमने पानी भरा हुआ है वह कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म जिसे हमने नाम दिया। तीसरा केंद्रक है। केंद्रक एक मुख्य है, इसके बारे में हम डीपली आगे के लेक्चर में बात करेंगे। तो ये जो केंद्रक है इस कोशिका द्रव्य में ही रहता है। जो कोशिका द्रव्य है इसमें बहुत सारे कोशिकांग पड़े हुए होते हैं। हम उन कोशिकांगों की बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्जी काय, तारक काय, लाइसोसोम, लवक,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम अंतःप्रद्रव्य जालिका या ER के नाम से जानते हैं। हम इतने कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पढ़े हुए थे। कोशिकांग वह जो कोशिका के अंग हैं वो कोशिकांग कहलाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। ये ऊर्जा को उत्पन्न करता है। गोल्जी काय की अगर हम बात करें तो इसे ट्रैफिक पुलिस बोला जाता है कोशिका का। ये जो पदार्थ हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करते हैं। तारकाकार, बेलनाकार, लंबाकार, डंडाकार की संरचनाएं हैं। लाइसोसोम्स जो है बेटा वो आत्मघाती थैली कहलाता है। आत्मघाती थैली अर्थात ये स्वयं का स्वलयन कर लेता है, स्वयं को नष्ट कर देता है। लवक की अगर हम बात करें, लवक 3 प्रकार के होते हैं। लवक 3 प्रकार के हैं। पहले हैं अवर्णी लवक, दूसरा है वर्णी लवक और तीसरा है हरित लवक। हम लवक को प्लास्टिड बोलते हैं इंग्लिश में। अवर्णी की बात करें, वे लवक जिनमें कोई वर्णक नहीं पाया जाता, कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता, कोई कलर नहीं पाया जाता है, वह अवर्णीय लवक कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर सकते हैं, पेड़ पौधों में स्टार्च मंड जो होता है वो अवर्णीय लवक होता है। उसमें भोजन जो होता है मंड या स्टार्च वह अवर्णीय लवक का होता है, उसमें कोई कलर नहीं पाया जाता है। वर्णीय लवक की हम बात करें, वे जो जिसमें लवक वर्णक पाए जाते हैं, जिसमें पिगमेंट पाए जाते हैं, जिसमें रंग पाए जाते हैं, वे वर्णीय लवक है। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करें, पुष्प कलरफुल होते हैं, आकर्षक करते हैं क्योंकि उनमें वर्णक पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। विभिन्न पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं। तो हमारा वर्णक वर्णीय लवक है पुष्पों में। हरित लवक जो पत्तियों में पाए जाते हैं, और हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है। उस प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस में पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये हमने आज से यहाँ तक पढ़ा। और इसमें जो हरित लवक है ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं, पत्तियों में पाए जाते हैं। इसीलिए पत्तियों को पेड़ का रसोई घर भी बोला जाता है। कल के हम लेक्चर में कोशिका के प्रकार, जो 2 प्रकार हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में बात करेंगे। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।